जी आपको केजीएस नीट पे पढ़ाऊंगी। हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि मैम कब आओगे कब आओगे, तो फाइनली बच्चों मैं आज आपके सामने हूं। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स आ गए हैं। राजीव, अनुराग, अरे क्या बात है, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चंचल, बिल्कुल हो जाएंगे क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगी इतनी कोशिश करूंगी कि जो कंटेंट मैं आपको दूंगी आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल सोबर, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रहेगा क्रैश कोर्स के लिए। फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगती है या कुछ और बेटरमेंट है तो आपके सजेशंस हमेशा सराखों पर रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ही एडुकेटर को आगे बढ़ाता है। तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। कोई लेक्चर को गुड लेक्चर करनी है, ईमान लूंगी, ये तो आप लोगों को पता ही है। ले रही हैं तो आप लोग बायोमोलिक्यूल्स, बच्चों कोई भी है ना उसका पढ़ में ये है, हम एम से नहीं भटकेंगे। तो जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, अगर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की मैं बात करूं तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बात तो इजी चैप्टर है, कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं। जो डिफिकल्ट होगा उसको भी इजी बनाएंगे। राम राम, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मैं आपकी धीरे धीरे सबकी चीजों का जवाब दूंगी, पर पहले हम लोग सेशन स्टार्ट, अगर बहुत ज्यादा बातें करने लगे तो सही में सेशन कवर नहीं होगा, ठीक है। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चैप्टर को देखें, पहली बात तो बढ़िया चैप्टर है, ट्रिकी चैप्टर है, डे टू डे का चैप्टर है, बायोलॉजी के साथ इसमें केमिस्ट्री का मिक्सचर है, मैं कहूं ये बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री है, ठीक है। तो नीट में आप ये मान के चलिए कि 3 क्वेश्चंस तो आने ही हैं, इसमें से कहीं भी नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। जो क्वेश्चन से कहीं भी नहीं जाएंगे। अब अगर 3 इजी क्वेश्चन आपसे लग गए, 3 इजी क्वेश्चन आपसे लग गए तो फिर तो बढ़िया हो गया ना, 3 इजी क्वेश्चन तो कहीं गए नहीं आपसे, ठीक है। चलिए, अच्छा सबसे पहले मैं ये पढ़ाऊंगी, जैसे जिन्हें करनी है चैप्टर क्या बोल आगे आ रहा है ना, या मैं दूसरा पेन चेंज करूं। केमिस्ट्री प्लस का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं। अब आपने जब लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक चैप्टर को दूसरे से रिलेट करूंगी, तभी मजा आएगा। जब हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि हम कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं जिससे कि लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क दिखे, चाहे वो मैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर से करूं, चाहे मैं ग्रोथ से करूं, चाहे मैं रिप्रोडक्शन से करूं, चाहे मैं कॉन्शियसनेस से करूं, चाहे मैं रिप्रोडक्शन से करूं, या फिर मैं मेटाबॉलिज्म से करूं। कॉन्शियसनेस बॉडी की एक बहुत ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और एक्सक्लूसिव क्योंकि अपवाद नहीं आ रहे, बाकी सब में कहीं ना कहीं अपवाद आते हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आते हैं। तो क्या मेरी बॉडी में सेल्यूलर स्ट्रक्चर होना जरूरी है? यस, लिखिए सेल क्या है। सेल का मतलब क्या होता है भाई, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगी तो सेल का मतलब होता है कोशिका। सेल क्या होता है? हमारी बॉडी की बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मेरी बॉडी सेल के बिना सरवाइव कर सकती है? ठीक है बच्चों, ये टोटल 1.5 घंटे की क्लास है ना, थोड़ा बहुत पहले भी कवर हो सकता है पर 1.5 घंटे की है। बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मैं विदाउट सेल के बिना सरवाइव कर सकती हूँ? नहीं, मैं बिना सेल के सरवाइव नहीं कर सकती। मुझे कम से कम सिंगल सेल चाहिए सरवाइव करने के लिए, और जब मेरे पास मोर देन 1 सेल होंगे तो सिंगल सेल मतलब यूनिसेल्यूलर, ठीक है, और मोर देन 1 सेल मतलब मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, अब सेल खुद में कुछ भी नहीं है। सेल के अंदर का अगर मैं प्रोटोप्लाज्म हटा दूं, अगर मैं न्यूक्लियस हटा दूं, अगर मैं साइटोप्लाज्म हटा दूं, तो सेल सिर्फ एक एनवलप है। ठीक है, बनाओ डायग्राम। बायोलॉजी में जहां लगेगा वहां डायग्राम बनाएंगे, उससे क्या थ्योरी आपकी जल्दी रिवाइज होगी। ये क्या है? न्यूक्लियस है, हेडक्वार्टर ऑफ सेल। जेनेटिक मटेरियल का फ्लो इसी से ही होगा, जेनेटिक मटेरियल का फ्लो इसी से ही होगा, इसके पास ही डीएनए है। ठीक है, देन ये है आपका सेल एनवलप, सेल का कवच। ठीक है, सेल का कवच। और ये है आपका साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर आपके पास सेल ऑर्गेनील्स होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनील्स होते हैं। देखो कैसे जुड़ रहा है ये चैप्टर।
अब ये सेल ऑर्गेनीज कोई हवा में थोड़ी काम करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को काम करने के लिए कुछ चाहिए, आपके गोल्जी बॉडीज को काम करने के लिए कुछ चाहिए। तो सेल के अंदर अगर सेल को जिंदा रखना है तो सेल में रिएक्शन होनी चाहिए। सेल में क्या होनी चाहिए? सेल में रिएक्शन होनी चाहिए, और उस रिएक्शन को बोलते हो आप मेटाबॉलिज्म। उस रिएक्शन को क्या बोलते हो आप? मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। क्या होता है? यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे सबस्ट्रेट होंगे एंड राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है बच्चों, चैटिंग आप करिए, लिखिए, पर आप जो मैं पढ़ा रही हूं उस पर ज्यादा फोकस करिए। एनसीईआरटी की बुक खोलिए, कॉपी खोलिए और नोट्स बनाइए, वो आपके बहुत यूज आने वाले हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट। अब एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म अभी यहां नहीं देखना है, हमें कह रहे हैं काम किससे हो रहा है? रिएक्शन से हो रहा है। तो रिएक्शन को करवाने के लिए हमारे पास सामान होना चाहिए ना, सामान होना चाहिए ना। वो सामान ही तो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सामान ही तो क्या है आपके? बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सेल के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स को डाल दो, बायोमॉलिक्यूल्स आएंगे तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी तो क्या होगा? सेल्यूलर पूल जनरेट होगा, सेल्यूलर पूल जनरेट होगा तो रिएक्शंस कैरी आउट होंगी। मेरी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और हर सेल के अंदर रिएक्शन, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन चल रही है। तो क्या मैं अपनी बॉडी को एक मिनिएचर केमिकल लेबोरेटरी कह सकती हूं? मिनिएचर केमिकल लेबोरेटरी मतलब इतनी सी बॉडी है पर क्या रिएक्शन कर रही है। ठीक है, मिनिएचर केमिकल लेबोरेटरी। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब क्या है, ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। अच्छा, और क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो मॉलिक्यूल्स मेरी बॉडी के अंदर होते हैं क्या वो सेल सॉइल के अंदर भी होते हैं? आप बोलोगे हाँ मैम, जो मॉलिक्यूल्स सॉइल के अंदर होते हैं वो मेरी बॉडी में भी होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, बैकग्राउंड चेंज करूं? एक मिनट। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नाउ पर्पल कलर इज ओके, ग्रीन कलर में आपको ऐसा लग रहा होगा। चलिए अब और क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग। चलिए, जो मॉलिक्यूल्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं वही अर्थ क्रस्ट में भी होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना मिट्टी से आना है और मिट्टी में ही मिल जाना है। अब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, एंड ब्लैक करूं? आपको ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए? ओके फाइन। अच्छा अब मैं आखिरी बार कर रही हूं, देखो इसको बार बार मत बोलना क्योंकि नहीं तो फिर अपनी क्लास बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अभी ठीक है? अब मेरे ख्याल से ठीक है, अभी इसी से देख लो। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ह्यूमन बॉडी और अर्थ क्रस्ट में भी होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कार्बन है, हम बोलते हैं यार हमारी बॉडी में भर भर के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें ये तीनों एक साथ होने चाहिए। अगर तीनों एक साथ नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक हो जाएगा। केमिस्ट्री का फंडा है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक। अब मुझे एक बात बताओ, कार्बन का परसेंटेज मेरी बॉडी में कितना होता है? कौन बताएगा? चलो अब चैट बॉक्स में लिखो। देखो ये वाली बातें मत करो, मैं ब्लैक कलर लो, ग्रीन कलर लो। यार तुम पढ़ने आए हो, सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, कलर पे मत जाओ। ठीक है,
बताओ कार्बन का परसेंटेज बताओ, लिखो ना आप चैट बॉक्स में, लिखो फटाफट इसका आंसर लिखो, कितना होगा कार्बन का, कितना परसेंटेज होता है बॉडी में यार? 18% होता है। ठीक है, अभी मैं एक टेबल भी बता दूंगी। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये तो एक बेसिक इंट्रो हो गया। ठीक है, मतलब सेल है, सेल लिविंग बॉडी बना रहा है, माइंड मैप हो गया, और लिविंग बॉडी में बायोमोलिक्यूल, डन, ये वाला पॉइंट डन हो गया। ठीक है, अब हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। एक बात बताओ मुझे कि मान लो मैंने कोई स्पिनिच लीफ ली है ना, पालक की पत्ती ले ली, या कोई एनिमल टिश्यू लिवर ले लिया, और मैं ये देखना चाहती हूं कि उसके अंदर, वेरी नाइस, आंसर एकदम सही है, उसके अंदर, बीच बीच में क्वेश्चन पूछती रहूंगी इसलिए एक्टिव रहना और एंड तक क्लास को देखना। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैंने एक स्पिनिच की पत्ती ली है और मैं ये देखना चाहती हूं कि उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या है। तो मैं किस तरीके से इसको एनालाइज करूंगी? मैं क्या करूंगी, एक लिविंग टिश्यू लूंगी। ठीक है, वो प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, इसको मैं मिक्स करूंगी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एसिड है मतलब COO ग्रुप तो होगा ही होगा, और ट्राइक्लोरो है मतलब 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स भी होंगे, तो CCl3 COOH। बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं घुसना है, बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को, वो नहीं आता अपन बायोकेमिस्ट्री के लैब में करते हैं, वो घर में भी होता है वो हमाम दस्ते टाइप, उसको हमाम दस्ता नहीं बोलते हम लोग, वो मोर्टार पेस्टल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना, मोर्टार पेस्टल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, आपने ये लिविंग टिश्यू डाल दिया, ठीक है, और ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब इसको क्या करो, आप मिक्स करो, इसको क्या करो, मिक्स करो, और क्या बना दो, मिक्स बाय मोर्टार एंड पेस्टल। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको मिक्स किया और क्या बना, एक थिक स्लरी बन गई, एक थिक स्लरी बन गई। अब जैसे ही स्लरी बन गई, स्लरी बन गई, अब उसमें से ही तुम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्या करोगे, छांटोगे। कैसे छांटोगे? चाय बन जाती है तो कैसे पत्ती को अलग करोगे चाय से, उसको छानोगे, उसको क्या करोगे आप, फिल्टर करोगे, उसको क्या करोगे आप, फिल्टर करोगे। ऐसे, ये सपोज करो ऐसे चाय छन्नी ले लो, चीज क्लॉथ भी ले सकते हो, ये होल्स है इसके अंदर। ठीक है, आपने क्या किया, इसको छान लिया, ये जो भी था आपका स्लरी, आपने क्या करा, इसको अलाउ किया कि छनो। ठीक है, अब कुछ पार्ट क्या होगा भाई, कुछ पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ पार्ट तो नीचे आ जाएगा छनकर, उसको आप बोलोगे फिल्ट्रेट। ठीक है, और कुछ पार्ट ऊपर ही रह जाएगा, उसको आप बोलोगे रिटेंटेंट। R फॉर रह गया, R फॉर रिटेंटेंट, F फॉर फिल्ट्रेट, F फॉर छन गया, फिल्टर। ठीक है, अब थोड़ा सा यार एक कॉमन सेंस लगाओ कि क्या छना होगा और क्या नहीं छना होगा। पतली चीजें फट से नीचे आ जाएंगी, सिंपल चीजें फट से नीचे आ जाएंगी, और जो कि बड़ी चीजें होंगी, बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, वो ऊपर ही रह जाएंगे। तो बड़ी चीज क्या होती है, कॉम्प्लेक्स, छोटी चीजें सिंपल इजी। ठीक है, चलिए अब जो रिटेंटेंट है, जो रह गया, R फॉर रह गया, R फॉर रह गया, ठीक है, ऊपर ही रह गया, वो क्या है,
एसिड में नहीं घुला, मतलब एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन, या फिर पूल कह सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद बच्चों ड्रॉपर बैच बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, अब देखो, जो फिल्ट्रेट, जो फिल्टर हो गया, जो छन गया, वो सिंपल इजी मॉलिक्यूल से जो एसिड के साथ घुल गए, मतलब एसिड सोल्यूबल पूल। ठीक है, एसिड के। अब मुझे बात बताओ, क्या छना और क्या नहीं छना। अब देखो सिंपल सी बात है कि जो रिटेंटेंट है वो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और बायो केमिस्ट्री, ये जो चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायो मॉलिक्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो छन गए वो है सिंपलर, वो क्या है स्टूडेंट्स, सिंपलर। देन वो है सिंपल बायो माइक्रोमोलिक्यूल। अब और क्या क्या लिखोगे और किस तरीके से समझोगे, क्या एग्जाम्पल होंगे, इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, सिंपलर के एग्जाम्पल क्या होंगे स्टूडेंट्स। अच्छा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल बता दो, सिंपलर तुम्हें वैसे ही समझ में आ जाएगा। कौन बताएगा। देखो जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वो वजनदार भी होते हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मोर देन 10,000 डेल्टन्स होता है। क्या होता है, 10,000 डेल्टन्स। ठीक है, और यहां पर जो इजी मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट बस 18 to 800 डेल्टन ही होगा, या उससे भी कम होगा, उससे भी कम होगा। तो अब आप मुझे बताओ इसमें क्या आएंगे, इसमें आएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें क्या आएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड नहीं लिखूंगी, लिपिड तुम लोग बताओगे कि किस में जाएगा। ठीक है, और ये जो लिपिड बोल रहा है ना वो तो रीजन भी देगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहां पर सिंपल क्या आएंगे, जैसे आपके शुगर्स हो गए, मतलब मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है बच्चों, गॉट माय पॉइंट, इज इट क्लियर। और क्या आ सकते हैं, मिनरल्स, आयंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लिपिड को कौन सी कैटेगरी में डालूं, लिपिड को कौन सी कैटेगरी में डालूं, लिपिड को मैं कौन सी कैटेगरी में डाल सकती हूं। देखो लिपिड ना तो बहुत बड़ी पॉलीमेरिक चेन है लेकिन ये इसका वजन भी 800 डेल्टन या टिल उससे कम आता है, तो फिर ये यहां क्यों आता है, क्यों इसको नेचर ने स्ट्रिक्टली इसके अंदर डाल दिया है मैक्रोमोलिक्यूल में। क्योंकि जब भी हम पहली बात तो लिपिड एसिड इनसॉल्युबल हो गया, दूसरी बात देखो डाल्टन एक यूनिट है वजन नापने की। ठीक है, जब भी हम मॉर्टर एंड पेसल से इसको पीसते हैं, जब ये टूटता है तो टूटने पे क्या है, ये वेसिकल्स बनाता है। क्या बनाता है, वेसिकल्स बनाता है। क्या बनाता है स्टूडेंट्स, वेसिकल्स बनाता है। तो वो वेसिकल्स क्या होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं। बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो तो छनकर नहीं आते हैं, तो ऊपर ही रह जाते हैं। तो ये क्या होगा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड, अरे सर बिल्कुल। देखिए बच्चों आपसे फिर से आ गए खान सर मिलने। चलिए सब लोगों को बाबू गुड इवनिंग। कैसे पढ़ाई कर रहे हैं मन लगा के।
नमस्ते मैम। नमस्ते सर, नमस्ते। ऐसे बच्चों को एकदम बढ़िया से सेवा करते रहिए मैम। जी सर। मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा आप लोग। आप लोगों को हाँ एकदम माइक्रोकार्डिया वगैरह ये सब क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मैम? पेन नहीं वो सर मैं इनको लिपिड्स का बता रही थी, वो उसका मैंने पूछा, मैंने कहा आप लोग भी जवाब दो। मैंने कहा फालतू की चैटिंग मत करो, मेन मुद्दे पे बात करो। चलिए बढ़िया से आप लोग पढ़ाई कीजिए एकदम, ठीक है? एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया से, एकदम ठीक है एकदम। और ना सिलेक्शन लेके आइएगा पटना में, हम आप सब लोग को मिठाई खिलाएंगे, ठीक है? मन लगा के पढ़ाई कीजिए। सर हम आपको पहली बार लाइव में देख रहे हैं, प्राची सिंह। अच्छा कोई बात नहीं, आप लाइव देख रही है, अब ऐसे मिलते रहेंगे लोग, हाँ ठीक है? मन लगा के पढ़ाइए, ऑल द बेस्ट, एकदम पढ़ाई कीजिए। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों के लिए, जी सर, सेवा की आप यहाँ पे। आप अरे सर थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। ओके ठीक है, चलो बच्चों, अब तो मतलब पावर डबल हो गया होगा, सर से मिल लिए। चलो अब बैक टू स्टडीज। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है? डन। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके बारे में हमने पूरी तरीके से बात कर ली है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सेल, अब ये मैंने जो आपको बताया है, ठीक है, अगर मैं इसका एक एवरेज कंपोजिशन पूछूं आपसे, एक एवरेज कंपोजिशन पूछूं मैं आपसे, तो यही मॉलिक्यूल्स का क्या एवरेज कंपोजिशन है सेल के अंदर? भाई मैंने क्या है, एक सेल बनाया, ठीक है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल एनवेलप हो गया। अब ये चीजें इसके अंदर कितने अमाउंट में है ये आप टेबल में देख लीजिए। ये नीट में क्वेश्चन आता है, नीट में इस पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, ठीक है? वाटर का कंटेंट ज्यादा है 70 to 90%, देन प्रोटीन्स 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7 एंड आयंस, मिनरल्स जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में होते हैं वो 1%। ठीक है स्टूडेंट्स, गॉट माय पॉइंट? चलिए अब यही एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में कितने हैं और आपके बॉडी में कितने? देखो इस पे ना क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया है, लेकिन आप इसको ऐसे मत लेके चलो कि भाई बिल्कुल ही हमें रटना है। एक आध पॉइंट, एक आध जो आपको परसेंटेज है वो आप देख सकते हो, ठीक है? क्या होगा, थोड़ा सा गौर करो। कार्बन ह्यूमन बॉडी में 18.5, अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है, ठीक है? ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट से कम है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि ह्यूमन बॉडी और अर्थ क्रस्ट को, इन चीजों को लेके कंपैरिजन फॉर्म में नीट में क्वेश्चन आ जाए कि क्या चीज किसी से ग्रेटर है। हाँ लिखो भाई लिखो, ठीक है? अब देखो नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है, सिलिकॉन, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द अमाउंट ऑफ सिलिकॉन इन ह्यूमन बॉडी इज, अब ऑप्शंस बता दिए, ऑप्शन में क्या आएगा आपका नेग्लिजिबल, ठीक है? मैं पेन की राइटिंग थोड़ी पतली कर देती हूं, ठीक है? अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल किस सेंस में हो सकते हैं, कौन बताएगा मुझे? क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल किन किन सेंस में आप कर सकते हो? केमिकल नेचर, ठीक है, ये अभी आप पढ़ लोगे, ठीक है? उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट, वजन पे, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है? अब मैंने फॉन्ट कम कर दिया, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? उसके बाद फिर क्या हो सकता है, केमिकल कॉम्पोजिशन, एंड फंक्शन। बच्चों इसका जो नोट्स हैं वो एज अ पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो उसकी आप इतनी उसकी टेंशन मत लो, ठीक है? हो गया। अब हम लोगों को पहला जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट बायो मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ना है वो है कार्बोहाइड्रेट।
बायो मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो उसके अंदर का बायो माइक्रोमोलिक्यूल अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या लिखोगे? कार्बोहाइड्रेट का पहला टर्म क्या लिखोगे कि ये एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। और क्या लिखोगे? ये एक तरीके से पॉलीसैकेराइड्स हैं। पॉलीसैकेराइड्स हैं। पॉलीसैकेराइड का मतलब है पॉलीमर है। पॉलीसैकेराइड का मतलब है पॉलीमर है। तो ये बहुत सारी मेड अप ऑफ, ये बहुत सारी छोटी छोटी मोनोमेरिक यूनिट से बना हुआ है। ये एक मोनोमेरिक यूनिट बॉन्ड, दूसरा मोनोमेरिक यूनिट बॉन्ड, तीसरा मोनोमेरिक यूनिट बॉन्ड, चौथा, ऐसे पता नहीं कितने मोनोसैकेराइड, पता नहीं कितने आपको मोनोमेरिक बॉन्ड को जोड़ना पड़ेगा, मोनोमेरिक यूनिट्स को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपके पास ये पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ठीक है। तो मेड अप ऑफ मोनोमर, ठीक है। उसके बाद ये जो सैकराइड है, ये ग्रीक टर्म सैकरिन से आया है। ग्रीक टर्म सैकरिन से आया है, जिसका मतलब है स्वीट इन टेस्ट। खाओगे तो मीठा स्वाद लगेगा जीभ में, ठीक है। स्वीट टू टेस्ट, सैकरिन, और सैकरिन से ही क्या आया है आपका सैकराइड। अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, इसकी परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगी? इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगी? मैंने कहा कि पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एक पॉलीमर है जो कि बहुत सारी छोटी छोटी मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बनता है, ठीक है। बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट से बनता है। मोनोमेरिक यूनिट क्या है? मोनोसैकेराइड, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये देखो, मोनोसैकेराइड बॉन्ड मोनोसैकेराइड बॉन्ड मोनोसैकेराइड बॉन्ड मोनोसैकेराइड, ऐसे पता नहीं कितनी यूनिट बनेंगी तो एक पॉलीसैकेराइड बनेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? और यहां पर जो सैकेराइड टर्म है उसका मतलब है मीठा, ठीक है, उसका मतलब है मीठा, मीठा इन टेस्ट, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ कि इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटो। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटो। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? मैनी OH ग्रुप्स, मैनी OH ग्रुप्स, ठीक है। और इन्हीं OH ग्रुप में आपका कहीं ना कहीं एक एल्डिहाइड ग्रुप भी आ जाएगा और कीटोन ग्रुप भी आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, जिन दोनों को मिलाकर कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे? कैसे लिखोगे? अब बताओ कहां लगाऊं? कहां पर ग्रुप लगाऊं? ऊपर लगा दूं? CHO लगा दिया। इसको बना लो फटाफट, इसको बना लो फटाफट, ठीक है। ये किसका है? ग्लूकोज। मतलब आप एक बात ये समझ गए होंगे कि अगर पॉलीसैकेराइड बनाना है, पॉलीसैकेराइड बनाना है तो बहुत सारे क्या चाहिए? बहुत सारे क्या चाहिए? मोनोसैकेराइड चाहिए। पॉलीमर बनाना है तो बहुत सारे मोनोमर चाहिए। जैसे प्रोटीन बनाना है तो बहुत सारे अमीनो एसिड को ले आओ, न्यूक्लिक एसिड बनाना है तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को ले आओ, और अगर आपको एक पॉलीसैकेराइड बनाना है तो आप बहुत सारे मोनोसैकेराइड को ले आओ। अब डिविजन्स होते हैं उसके अंदर, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? अब आप लोग थोड़े से क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर यूनिट, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर यूनिट। मोनोसैकेराइड
सिंगल शुगर यूनिट। इस टेबल को लिख लो, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मोनोसेक्राइड मतलब सिंगल शुगर यूनिट। अब आ गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज मतलब C6H12O6, ठीक है, CnH2nOn। ये इसका क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। n की वैल्यू डालो और मोनोसेक्राइड को बनाते जाओ, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, क्या मोनोसेक्राइड स्मॉलेस्ट यूनिट है? बिल्कुल है। आई मेरी बात समझ में? अब मुझे क्या करना है, मुझे अब मोनोसेक्राइड यूनिट्स को जोड़ना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 मोनोसेक्राइड यूनिट को जोड़ा। मैंने सबसे पहले क्या किया, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स को जोड़ा। जैसे ही मैंने जोड़ा, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने एक डाइसेक्राइड को बनाया, मैंने 2 मोनोसेक्राइड्स को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जैसे ही मैंने जोड़ दिया तो क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तो डाइसेक्राइड मतलब 2 सैक्राइड यूनिट्स, 2 मोनोसैक्राइड यूनिट्स, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? 2 मोनोसैक्राइड यूनिट मतलब आप जोड़ो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को, क्या बनेगा? अब लिखो चैट बॉक्स में लिखो। मैंने कहा कि अगर आप 2 मोनोसैक्राइड को जोड़ोगे तो डाइसैक्राइड बनेगा। अब बता दो, इसको लिखो। इसका आंसर बताओ। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को जोड़ोगे तो माल्टोज बनेगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब क्या बनेगा, बताओ बताओ क्या है? इसके आगे क्या लिखूंगी, गैलेक्टोज। आई मेरी बात समझ में? आगे मेरी बात समझ में? मतलब ये एक मोनोसेक्राइड यूनिट है, इसने बॉन्ड बनाया दूसरी मोनोसेक्राइड यूनिट के साथ, और जब ये दोनों यूनिट्स बॉन्ड बनाती हैं तो H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, मतलब एक H2O मॉलिक्यूल को छोड़ना पड़ेगा अगर इन दोनों को जोड़ना है। तो वाटर मॉलिक्यूल का जाना क्या होगा स्टूडेंट्स? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और बॉन्ड क्या बनता है स्टूडेंट्स? क्या बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में? मतलब ये आपका ग्लूकोज हो गया, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ ग्लूकोज के साथ बॉन्ड बनाएगा और क्या बनाएगा, माल्टोज। आगे मेरी बात, अब इसको लिख लो, है ना। जैसे ही बॉन्ड बनेगा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ऐसे बॉन्ड बनते जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता जाएगा। मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में स्टूडेंट्स? अच्छा, इसका जवाब कौन देगा? सुक्रोज कैसे बनता है? सुक्रोज कौन सी 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अच्छा, एक होमवर्क दूंगी। फ्रूट्स के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा वाला मॉलिक्यूल होता है? ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है, या फिर माल्टोज होता है? फ्रूट खाते हैं हम, फ्रूट खाते हैं ना हम लोग, फ्रूट्स मीठे होते हैं, तो उस फ्रूट के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा ये वाला मोनोसैक्राइड होता है, शुगर होता है?
अच्छे से देख के बताना, अगली क्लास में बताऊंगी, रीजन भी तुम लोग दोगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, और क्लासिफिकेशन के बाद ओलिगोसैकेराइड में क्या होगा स्टूडेंट्स? ओलिगोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या होता है कि 3 to 10 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ठीक है। 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। चलो ये कैसे बनेगा, कौन बताएगा? अच्छा, फ्रूट में फ्रक्टोज होता है बिकॉज ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है, ठीक है, मैंने माना। अब मुझे फ्रूट का नाम बता दो, अब मुझे फ्रूट का नाम बता दो कि कौन से फ्रूट में सबसे ज्यादा फ्रक्टोज होता है। अच्छा, इसको मैं सही लिख देती हूँ बस। आ गई मेरी बात समझ में? 3 to 10 मोनोसैकेराइड। अब एक एग्जाम्पल में बता दो, रेफिनोस। दो मोनोसैकेराइड यूनिट मिली तो डाइसैकेराइड बना, 3 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगी तो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगी तो क्या बनेगा? ट्राइसैकेराइड, ट्रायोस भी बोल सकते हो, ठीक है। 4 मिलेंगी तो टेट्रा, 5 मिलेंगी तो पेंटा, 6 मिलेंगी तो हेक्सा। ऐसे करके लंबे लंबी चेन बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी। मोनोसैकेराइड यूनिट को जोड़ते जाइए, बॉन्ड बनाते जाइए, H2O निकालते जाइए। जैसे जैसे H2O निकलता जाएगा, मोनोसैकेराइड्स के बीच में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, और पॉलीमर पॉलीसैकेराइड क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब हम सेल का टॉपिक पढ़ते हैं, अगेन एक क्वेश्चन पूछती हूं, ठीक है। जब हम सेल का टॉपिक पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई रहती है? बताओ किसकी बनी हुई रहती है? बाई लेयर ऑफ लिपिड्स विथ प्रोटीन्स एम्बेडेड इन इट, ये रहता है ना स्टूडेंट्स। और हम ये भी कहते हैं कि इनके साथ कार्बोहाइड्रेट यूनिट भी होती है। हम कहते हैं ना कि यहां पर हमने एक कार्बोहाइड्रेट यूनिट को भी जोड़ दिया, तो यहां पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट आता है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, या फिर ओलिगोसैकेराइड? ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। नॉलेज के लिए बता रही हूं, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। मैं ना अब कल की क्लास में ना पूछूंगी, जो भी मैंने पढ़ाया है ना, पूछूंगी पूछूंगी पूछूंगी, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, हम लोगों ने रेफिनोस का एग्जाम्पल लिया था। रेफिनोस क्या है? रेफिनोस एक ट्राइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड, दैट मीन्स मोनोसैकेराइड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मोनोसैकेराइड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मोनोसैकेराइड। अब बताओ कि कौन सी 3 मोनोसैकेराइड्स होती हैं जो कि रेफिनोज नाम का स्ट्रक्चर बनाएंगी? बताओ। क्या पहला ग्लूकोज? पहला ग्लूकोज, यस। उसके बाद सेकंड फ्रक्टोज,
के बाद तीसरा आप लोग बताओ। देखो शिवम ने लिखा ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। नहीं, गलत। प्लस गैलेक्टो। अब लिख लो यार, साफ साफ तो दिख रहा है, लिख लो ना, क्या दिक्कत है? आई बात समझ में? अब आ गया आपका पॉलीसैकेराइड। अब आ गया आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब मैनी 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 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, या हम कह सकते हैं लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। अब बच्चों यहां पर क्या है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ना, नेचर कहता है क्लासिफिकेशन करो। जब भी हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन उनको पढ़ना मुश्किल है, तो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। अब कहने का ये मतलब है कि यार पॉलीसैकेराइड को भी क्लासिफाई कर दो, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। अब यहां पर क्या है, आपको दो क्लासिफिकेशन मिलते हैं। एक है होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, और एक है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। आई मेरी बात समझ? अब नाम से पता करो, पॉलीसैकेराइड का मतलब है बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट, लेकिन होमो का मतलब क्या होता है, होमो मतलब एक जैसा, होमो मतलब एक जैसा। आप होमोपॉलीसैकेराइड को होमोपॉलीमर भी कह सकते हो, और हेटेरोपॉलीसैकेराइड को आप हेटेरोपॉलीमर भी कह सकते हो। तो होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है, होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कि जितनी भी इसके अंदर मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं, बच्चों ये जो नोट्स है ना, आपको अपलोडिंग मिल जाएगी, आपको एज अ पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, ठीक है, उसकी इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग? आई मेरी बात समझ में? तो होमोपॉलीसैकेराइड में जो भी मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल रही हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं, सेम लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड। ठीक है, अब हेटेरोपॉलीसैकेराइड सिंपल सी बात है, डिफरेंट डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट। तो अब मुझे एक बात बताओ कि वैरायटी किस में मिलेगी, एक जैसे में या बहुत सारे अलग अलग में? बताओ। अच्छा चलो, अब मुझे एक बात बताओ, डेफिनेटली वैरायटी हमें हेटेरो में मिलेगी, डेफिनेटली वैरायटी हमें हेटेरो में मिलेगी। अब एग्जाम्पल बता दो, होमोपॉलीसैकेराइड यूनिट का फटाफट एग्जाम्पल बता दो, फटाफट बताओ। स्टार्च, प्लांट्स, ग्लाइकोजन, एनिमल्स। अब यार मुझे एक बात बताओ, प्लांट्स ग्लूकोज बना रहा है, अदर बॉडी पार्ट्स को दे रहा है, फिर ग्लूकोज बना रहा है, अदर बॉडी पार्ट्स को दे रहा है, तो ग्लूकोज बनाते 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 वो स्टोर भी तो कर रहा है ना, तो ये स्टोरेज वाला पार्ट है, इसी फॉर्म में वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। अभी आप अपनी एनिमल बॉडी ले लो, एनिमल बॉडी में भी क्या होता है, ग्लूकोज आया स्टोर हो गया, ग्लूकोज आया यूज हुआ स्टोर हो गया, ग्लूकोज आया यूज हुआ स्टोर हो गया, तो स्टोरेज। तो मैं इनको कह सकती हूं, अगर नीट में क्वेश्चन आए कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड, स्टोरेज फॉर्म ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड, तो क्या होगा? प्लांट के केस में आप स्टार्च पे टिक करोगे और एनिमल के केस में आप ग्लाइकोजन पे टिक करोगे, ठीक है। हेटेरोपॉलीमर का एग्जांपल बताओ। हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज ये कहां पर होता है स्टूडेंट्स?
ये प्लांट के केस में होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, बहुत सारे बच्चे और भी एग्जाम्पल बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं, इंसुलिन नहीं, इंसुलिन गलत है, इंसुलिन तो हार्मोन है। इन्यूलिन, इन्यूलिन, इन्यूलिन बहुत सारी फ्रक्टोज यूनिट से मिलकर बना हुआ है। पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इंसुलिन नहीं, इंसुलिन तो हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। इन्यूलिन है भाई, इन्यूलिन, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में? चलो अब हम लोग देखेंगे आगे आपका लिपिड्स। लिपिड क्या है? क्या लिपिड स्ट्रिक्टली कुछ कह सकते हैं? हाँ, इंसुलिन है, इल्यूनिन, वेरी गुड। उसके बाद लिपिड, लिपिड क्या एक स्ट्रिक्टली पॉलीमर है? क्या लिपिड एक स्ट्रिक्ट पॉलीमर है? मैं कहूंगी नहीं है, नॉट स्ट्रिक्टली पॉलीमर। क्योंकि पॉलीमर का मतलब होता है कि उसके अंदर जो यूनिट्स हैं वो बार बार बहुत लंबे टाइम तक रिपीट होती जानी चाहिए, होती जानी चाहिए, होती जानी चाहिए, पर यहां ऐसा नहीं होता। यहां पर सिंपल क्या है? 3 फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड्स विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। 3 फैटी एसिड विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। छोटा सा है। तो लिपिड के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो थोड़ा सा क्या फंस गया, वेसिकल्स बनाने के चक्कर में फंस गया, वरना कायदे से इसको बायो माइक्रोमोलिक्यूल में डालना चाहिए था, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में बॉन्ड बनेगा। कार्बोहाइड्रेट का बॉन्ड का नाम क्या था? रिवाइज करो। अभी मैंने इससे पहले बताया था कि जब पॉलीसेक्राइड बन रहा है तो मोनोसेक्राइड कौन सा बॉन्ड बना रहा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ईस्टर बॉन्ड। भाई इस पे सिंपल नीट में क्वेश्चन आ सकता है ना, बस एक क्वेश्चन आ गया, खटाक से सही आंसर हो गया, ठीक है। आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लिपिड ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? इसको देख लो। फैटी एसिड का मतलब क्या होगा? फैटी एसिड, एसिड का मतलब है COOH ग्रुप जरूर होगा, RCOOH, ठीक है ना। आई बात समझ में? RCOOH। अब R ग्रुप को क्या कर दो आप? थोड़ा वेरिएबल कर दो। कहते ना कि जिस बंदे में बहुत वैरायटी होती है वो सबको बड़ा पसंद आता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो किस किस में वैरायटी है, मतलब किस किस को सब लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जिनमें क्या बहुत सारी वैरायटी होती है। समझ आया समझ में? फैटी एसिड हो गए। अच्छा, ग्लिसरॉल का मतलब क्या है? ग्लिसरॉल का मतलब क्या है? ऑल ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ग्लिसरॉल का मतलब क्या होता है? बताओ। ग्लिसरॉल क्या है? बेस है। ग्लिसरॉल क्या है? बेस है, एंड इट इज रिलेटेड टू अल्कोहलिक ग्रुप, एंड इट इज रिलेटेड टू अल्कोहलिक ग्रुप। केमिकल अगर मैं नाम बोलना चाहूं ग्लिसरॉल का तो क्या बोलूंगी स्टूडेंट्स? का नाम है 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। आ गई बात समझ में? अब बना लो CH2OH, ये आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। CHOH ये दूसरा आपका अल्कोहलिक या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड CH2OH ये आपका तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कहने का क्या मतलब है कि यहां पर एसिड ईस्टर बॉन्ड बना रहा है,
इसके साथ बेस के, लिख लो। अब इसमें भी क्या है स्टूडेंट्स, वैरायटी हो गई। मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। अब बताओ क्या होगा। मोनोग्लिसराइड का मतलब क्या है, एक ग्लिसरॉल या एक फैटी एसिड, ये बताओ। अगर आपको मोनोग्लिसराइड समझ में आ गया ना, तो आप डाई और ट्राई वैसे भी लिख लोगे। बताओ मोनोग्लिसराइड का मतलब क्या है। मोनोग्लिसराइड का मतलब है वन फैटी एसिड, वन फैटी एसिड react with one molecule of glycerol, one molecule of glycerol। ठीक है, मतलब इस चीज में कंफ्यूज मत होना। मोनोग्लिसराइड, मोनो से रिलेटेड एक ग्लिसरॉल नहीं है, ग्लिसरॉल तो एक ही है, आपको सिर्फ फैटी एसिड चेंज करते जाना है। जो बच्चे लेट हो गए कोई बात नहीं, लाइव क्लास रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाती है, वहां देख लेना, घबराया मत करो। डाइग्लिसराइड, टू फैटी एसिड विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, एंड ट्राइग्लिसराइड। बस ये लास्ट है, इससे ज्यादा नहीं बना पाता है लिपिड। 3 फैटी एसिड, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। डन। डन हो गया। अच्छा, फैटी एसिड आपके पास दो तरीके के होते हैं। फैटी एसिड आपके पास दो तरीके के होते हैं, कौन से? एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। कौन बताएगा? एस फॉर सैचुरेटेड, एस फॉर सैचुरेटेड, एस फॉर सिंगल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इसके में डाल दो। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, अब देखो सैचुरेटेड मतलब कि जो भी इसका स्ट्रक्चर है, उसमें कार्बन वैलेंसीज बिल्कुल सेटिस्फाई है हाइड्रोजन बॉन्ड से, इसलिए सिंगल बॉन्ड से काम चल जा रहा है। ये थोड़ा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करो कि जो कार्बन है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो भी कार्बन मॉलिक्यूल हैं, उनकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही हैं, तो यहां पर क्या है? सिंगल बॉन्ड आ जाता है। लेकिन अनसैचुरेटेड में ऐसा नहीं होता है, इसलिए डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। ठीक है, लिखो इसको। अच्छा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एक बहुत खास बात होती है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो रूम टेम्परेचर से भी कम होता है, वो रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा अगर मेल्टिंग पॉइंट आपके रूम टेम्परेचर से भी कम होगा? तो क्या आप उस टाइप के ऑयल, उस टाइप के फैटी एसिड को सर्दियों में खा सकते हो? बिल्कुल खा सकते हैं। ठीक है, बस ये एक देखो, ओलिक एसिड, लिनोलिक, एराकिडोनिक। ठीक है, आप लोग सही एग्जाम्पल लिख रहे हो। चलो, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? पामेटिक एसिड, एंड एराकिडोनिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको किस तरीके से लिखोगे? इसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल फॉर्मूला से? कौन बताएगा?
CH3, ठीक है, CH3 CH2N, ठीक है, CH3 CH2N और COOH, ठीक है, ये हो गया। आई मेरी बात समझ में? ये पूरा आपका, ये एक आप कह सकते हो कि एम्पिरिकल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला है आपके लिपिड्स का, या हम जो भी फैटी एसिड कह रहे हैं। अब आप पामेटिक एसिड के बारे में बताओ मुझे। पामेटिक एसिड में मैं एन की क्या वैल्यू डालूं? एन की क्या वैल्यू डालूं? जब आप काउंट करोगे तो आप इस कार्बन को भी काउंट करोगे, ठीक है। एन की वैल्यू मैंने 14 डाल दी, ठीक है, तो ये 14 कार्बन, 15 कार्बन एंड 16 कार्बन, ठीक है, तो ये क्या है? 16 कार्बन का पामेटिक एसिड का आपका लिपिड है। अच्छा, एराकिडोनिक एसिड क्या है? एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड आपका 20 कार्बन, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? तो आप लिपिड की डेफिनेशन दे सकते हो कि लिपिड्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब यार स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 2 तरीके के बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिए, ठीक है। ये वाला जो आपका चैप्टर है वो काफी हद तक आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बहुत बच्चों को इस चैप्टर से कहीं ज्यादा नॉलेज होगी। तो प्रोटीन को स्टार्ट करने से पहले क्विक रिवीजन ले लें, ठीक है। पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीसैकेराइड एक पॉलीमर है जो कि बहुत सारी छोटी छोटी मोनोमर मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। 1 शुगर यूनिट मोनोसैकेराइड, 2 शुगर यूनिट डाइसैकेराइड, 3 शुगर यूनिट ट्राइसैकेराइड, 4, 5, 6, ऐसे आप जब बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट को जोड़ते जाओगे तो क्या बनेगा? पॉलीसैकेराइड बनेगा। एक जैसी पॉलीसैकेराइड होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। अलग अलग मोनोसैकेराइड हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब मैं कह रही हूं लिपिड, लिपिड स्ट्रिक्टली पॉलीमर की कैटेगरी में नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो बेसिक यूनिट्स हैं, जो उसकी कोर यूनिट्स हैं जो उसे बनाते हैं, वो इतना लंबा साथ देते ही नहीं है। वो तो 3 फैटी एसिड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल तक ही अपने आप को खत्म कर देते हैं। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड इजीली तोड़ो, अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड मेहनत लगेगी, ठीक है। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल में पामेटिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है यार। जो मैंने पढ़ाया है उसे आपको घर जाके पढ़ना भी पड़ेगा। जब आप घर पे जाके पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तब जाके आपको मैटर पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। बाकी क्लास पे ध्यान दो बच्चों, आपको सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि यार आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और आपने बहुत सारी पढ़ाई कर भी रखी है, तो उसको और अच्छे से कर लो, और अगर नहीं करिए तो दोबारा कर लो, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। क्योंकि पढ़ाई ईमानदारी से तो सिलेक्शन ईमानदारी से, ठीक है। चलो अब प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, हम लोग प्रोटीन्स को कह सकते हैं, प्रोटीन इज द मोस्ट बायोडाइवर्सिफाइड मॉलिक्यूल। प्रोटीन सब में पाया जाएगा, प्रोटीन सब में पाया जाएगा। प्रोटीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है मेरी बॉडी में जो मुझे स्ट्रेंथ देता है, स्टेमिना देता है। जब भी हम जिम करने जाते हैं ना, तो जिम का मतलब क्या होता है? हम अपने मस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहे। जिम वाला क्या बोलेगा? प्रोटीन लो, प्रोटीन खाओ। प्रोटीन आपकी बॉडी की कोर मसल्स को बनाता है, ठीक है। आप बोलो कि मैम सिर्फ मसल को बनाता होगे, आप सर से लेके पैर तक, सर से लेके पैर तक सारे प्रोटीन देख सकते हो। बालों में केराटिन प्रोटीन, नाखूनों में केराटिन प्रोटीन, और बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोटीन, रेटिकुलन प्रोटीन। तो आप कहोगे कि मैम इतनी वैरायटी क्यों है? इतनी क्यों वैरायटी है प्रोटीन की? एक प्रोटीन एक बायोडाइवर्सिफाइड मॉलिक्यूल क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके पास लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होती हैं, और वो लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स सेम नहीं होती हैं। वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तो क्या मैं प्रोटीन को हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड कह सकती हूं? बिल्कुल कह सकती हूं। अमीनो एसिड को चेंज करते जाओ, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते जाओ। हमारे पास इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं,
मैं अल्फाबेट्स को चेंज करती जाती हूँ, सेंटेंस बनाती जाती हूँ, ठीक है, लिखा रही हूं मैं, अल्फाबेट्स को चेंज करती जाती हूँ, सेंटेंस बनाती जाती हूँ, इनफाइनाइट सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। एग में प्रोटीन होता है, मीट में प्रोटीन होता है, ठीक है। मेनली जो एनिमल सोर्स के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्लांट्स, ठीक है। तो लिखिए इसको, बायोडाइवर्सिफाइड मॉलिक्यूल। बाकी भी प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी है, पर इनकी वैरायटी क्या है, बहुत गजब की है। क्या कहेंगे इन्हें, ये भी एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आएंगे या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आएंगे, प्रोटीन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है। इनकी बैकबोन क्या है, किसके बने हुए रहते हैं स्टूडेंट्स, किनके बने हुए रहते हैं, हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो, यस, लॉन्ग चेन, क्योंकि अगर मैं पॉलीमर कह रही हूं तो मोनोमर की तो लॉन्ग चेन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में। अच्छा मैं एक डायग्राम बनाती हूं, डिफरेंट का मतलब क्या है, ऐसा, इसकी एक अलग वैरायटी है, इसकी एक अलग वैरायटी है, इसकी एक अलग वैरायटी है, और इसकी एक अलग वैरायटी। आई मेरी बात समझ में। अच्छा फिर रिवाइज करते हैं इसका बॉन्ड पढ़ने से पहले। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लिपिड में कौन सा बॉन्ड था, ईस्टर बॉन्ड। यहां पर कौन सा बॉन्ड होगा, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेप्टाइड। एक पी फॉर पेप्सिन स्टमक में भी आता है ना, एक पी फॉर पेप्सिन स्टमक में भी आता है, ठीक है। बिटवीन अमीनो एसिड्स, ठीक है, डन। आई बात समझ में। अच्छा अब प्रोटीन के बारे में तो बात हो गई, अब हम लोग अमीनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और है कि अमीनो एसिड्स की, देखो अभी अगर अमीनो एसिड बहुत सारे कवर हो जाएंगे क्लास में तो कवर करवा दूंगी, मैंने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगी, क्योंकि नहीं तो वो बहुत सारा एक साथ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर क्या है, ये चैप्टर हल्का सा लेंदी है पर इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। और जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना या उन्होंने पढ़ लिया है उनको तो ये चैप्टर ऑलरेडी क्लिस्टर क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड, इसको आप तोड़ो, एसिड का मतलब क्या होता है, COOH ग्रुप, ठीक है। और अमीनो का मतलब क्या है, NH2 ग्रुप, ठीक है। अगेन NH2 ग्रुप इंडिकेट्स बेसिक, COOH ग्रुप इंडिकेट्स एसिडिक, ठीक है। तो अगर प्रोटीन बनेगा तो उसके अंदर एक बेसिक प्रॉपर्टी भी आ जाएगी और एकदम एसिडिक प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब ये जुड़े हुए कैसे रहते हैं, देखो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि आप अमीनो एसिड्स को लेकर इनफाइनाइट प्रोटीन बना सकते हो, जैसे आप इंग्लिश के अल्फाबेट्स को लेकर इनफाइनाइट सेंटेंसेस बना सकते हो, अपने नंबर्स को लेकर, मैथमेटिक्स के नंबर को लेकर इनफाइनाइट नंबर क्रिएट कर सकते हो। तो आप अमीनो एसिड से इनफाइनाइट प्रोटीन बना सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है स्टूडेंट्स, इसका ये बेनिफिट है, देखो हम लोग सब अलग अलग नजर आते हैं,
हम लोग सब अलग अलग नजर आते हैं। भाई बहन की शक्ल थोड़ी बहुत मिल सकती है, लेकिन हम लोग बहुत अलग नजर आते हैं। तो वो अलग क्यों नजर आते हैं? वो अलग क्यों नजर आते हैं? क्योंकि हमारे पास प्रोटीन है। हर आदमी के पास एक इंडिविजुअल सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स की। तो जैसे जैसे वो इंडिविजुअल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हल्की चेंज हो जाएगी, एक नया प्रोटीन बन जाएगा। फिर हल्की सी अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज कर दो, अमीनो एसिड बन जाएगा। फिर अमीनो एसिड की सीक्वेंस, हल्की सी सीक्वेंस को आप चेंज करो, नया प्रोटीन बन जाएगा। तो हर पर्सन में, हर एक ह्यूमन बॉडी में एक यूनिक टाइप का बायोडाइवर्सिफाइड प्रोटीन बनता है। यस, ये बिल्कुल सही लिखा है कि प्रोटीन का कंटेंट कहीं ना कहीं आपके डीएनए से बहुत रिलेटेड होता है। ठीक है। अच्छा, ये होगा कैसे? देखो, कहाँ है NH2 ग्रुप, इसका स्ट्रक्चर क्या है अमीनो एसिड का? देखो, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को सिंपली आप कहोगे कि सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। और ये जितने भी ग्रुप हैं, ये सबके सब एक ही कार्बन पे जुड़े हुए रहते हैं, सेम कार्बन, इसलिए उसको अल्फा कार्बन भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो, ये सी, चारों वैलेंसीज आपके हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। तो यहां पर क्या है ना, सिंगल बॉन्ड। कहां पर हमें जरूरत पड़ी है? कहां पर हमें जरूरत पड़ी है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की? आ गई मेरी बात समझ में? जैसे हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में देखा था। क्लियर? अब सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, अब कैसे चेंज होगा? देखो, एक को चेंज करो आप आर ग्रुप से, वेरिएबल आर ग्रुप, वेरिएबल एल्काइल ग्रुप, इसको चेंज करते जाओ, अमीनो एसिड बनाते जाओ, इसको चेंज करते जाओ, अमीनो एसिड बनाते जाओ। NH2 ग्रुप को डाल दो, वो वही रहेगा। COOH ग्रुप को डाल दो, वो वही रहेगा। और एक हाइड्रोजन तो वैसा का वैसा ही रहेगा। सिर्फ R ग्रुप को चेंज करते जाओ, R ग्रुप को चेंज करते जाओ, नया अमीनो एसिड बनाते जाओ। वेराइटी ऑफ अमीनो एसिड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ वेराइटी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये वेरिएबल है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद NH2 COOH एंड हाइड्रोजन। अब इसको क्या है, चेंज करते जाओ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस R ग्रुप में हाइड्रोजन को डाल दूं, मतलब ये COOH NH2, एक हाइड्रोजन तो वैसा का वैसा ही, और R ग्रुप में भी मैंने हाइड्रोजन डाला, तो कौन सा अमीनो एसिड बना? कौन सा अमीनो एसिड बना? ग्लाइसीन। ठीक है। अगर मैंने R में CH3 डाल दिया तो कौन सा अमीनो एसिड बना? लेनिन। आई मेरी बात समझ में? अगर मैंने R में CH2OH डाल दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो कौन सा अमीनो एसिड बना? सीरिन। अब आपने ग्लाइसीन, एलेनिन, बॉन्ड का नाम क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड, सीरीन, इन सबको मिलाया, एक क्या बना? प्रोटीन। और लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन कहलाता है, और प्रोटीन को आप पॉलीपेप्टाइड भी कहते हो। ऑल क्लियर? इजी है? आई मेरी बात समझ में? अब एक लास्ट पॉइंट इसका पढ़ लेते हैं। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, तो एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड, है ना, एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड।
एसिडिक अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है? एसिडिक अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का मतलब क्या है कि अमीनो ग्रुप है बेसिक प्रॉपर्टी, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप है एसिडिक प्रॉपर्टी। अब मैंने क्या किया, दोनों को डाल दिया। अगर मैं COOH ग्रुप का नंबर NH2 ग्रुप से बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? एसिडिक अमीनो एसिड। अगर मैं NH2 ग्रुप बेसिक वाले को एसिडिक से बढ़ा दूं तो बेसिक हो जाएगा, और अगर मैं दोनों को बराबर कर दूं तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो COOH जब इनका नंबर NH2 ग्रुप से ज्यादा होगा तो एसिडिक अमीनो एसिड होगा। अगर NH2 ग्रुप COOH ग्रुप से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा, एंड अगर COOH ग्रुप इज इक्वल्स टू NH2 ग्रुप तो फिर वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप? ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, दोनों के दोनों एसिड हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। और इसमें होंगे लाइसीन, आर्जिनिन, ठीक है, लाइसिन, आर्जिनिन और यस हिस्टिडीन। आप इसका कोडवर्ड भी बना सकते हो GA, चाहो तो वरना बहुत सिंपल है। उसके बाद इसका कोडवर्ड बना सकते हो हाल। हम पूछते ना हालचाल कैसे हैं, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। इसका क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल में आएगा एलेनिन और एलेनिन, ग्लाइसिन, सीरीन एंड वैलिन, ठीक है, AGSV। इसके कोडवर्ड्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपको डे टू डे लाइफ में आप बोलते चलोगे वैसे ही याद होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सल्फर कंटेनिंग। क्या एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में क्या आएगा, ग्लाइसिन एंड मिथियोनिन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बायोमोलिक्यूल्स के, उसमें हम लोग प्रोटीन का जो बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, अच्छा प्रोटीन्स तो आपके हो ही जाएंगे, विटामिन्स, मिनरल्स। मेरी क्लास रोज रात में 7:30 बजे होगी, 7:30 से 9, बढ़िया खाना वाना खा के आराम से बैठ जाना, ठीक है। लाइव आने की सबको कोशिश करनी है, ठीक है। एंड अगर किसी का छूट जाता है तो वो रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आप क्लास में आते जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा, ठीक है। और मैं कह रही हूँ ना, ये चैप्टर का केमिस्ट्री से रिलेटेड है, आप बहुत कुछ केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। तो इसके बाद हम लोग न्यूक्लियोटाइड सीखेंगे, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइनली एंजाइम, ठीक है स्टूडेंट्स।